धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब गए न बारिश हुई, भाई साहब बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए। न बादल फटा, दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। चटक धूप में भी पानी का रौद्र रूप। पूरा बैराज बह गया है, दबा हुआ है, उसमें ग्लेशियर है। बर्फ की वजह से जोशीमठ में सैलाब, बर्फीला पहाड़ टूटा, ऋषि गंगा नदी में गिरा। कुंड को साफ कर दिया उसने। क्या जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटा? वो तो कुंड साफ करो, अब कम हो गया थोड़ा। पिछले 200 साल पीछे जाएं तो इस तरह के डिसास्टर यहाँ पर 5-6 हुए हैं, और अगर हम उसको विकास से जोड़कर देखें तो मैं समझता हूँ कि तब तो वहाँ सड़कें भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई किसी तरह के डेवलपमेंट के वर्क वहाँ पर नहीं थे। सर्दियों में कैसे पिघल गया बर्फीला पहाड़? कुदरत से खिलवाड़ महंगा पड़ा। जोशीमठ में रविवार को क्या हुआ था? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तराखंड में आई आपदा के 46 घंटे बाद ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात? ऋषि गंगा और धौली गंगा का स्तर इस वक्त क्या है? कौन कौन से प्रोजेक्ट तबाह हुए? कितना नुकसान हुआ? कितने लोगों की मौत हुई? और टनल में फंसे हुए लोगों तक क्या आईटीबीपी पहुंच पाई है? जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सारी जानकारियां आपको देंगे। सबसे पहले जल्दी से देखिए उस टनल की तस्वीर जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, जहां पर आपको नजर आएगा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की टीम, जहां पर सामंजस्य बनाकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। साथ ही देखिए धौली गंगा के प्रवाह को, अब ये प्रवाह बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे 46 घंटे पहले यह प्रवाह इतना तेज था कि जिसने उस तपोवन डैम को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। आप समझ सकते हैं वो प्रवाह कितना तेज होगा, और सामने मौजूद उस गांव का संपर्क तोड़ दिया, पुल को तबाह कर दिया। यानी कि यह गांव अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा वो जो आप सामने देख रहे हैं, और एक हिस्सा वो जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। लेकिन 171 लोग अब भी लापता हैं। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और 35 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उनसे संपर्क नहीं हुआ है। 3 बड़े अपडेट जल्दी से मैं आपको दे देता हूं। रात भर आईटीबीपी की टीम, आईटीबीपी के हिमवीर, देवभूमि के देवदूत, जिन्होंने रेस्क्यू का काम किया, लेकिन उन 35 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। यह पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट इस वक्त का यह है कि अगले 4 घंटे ये बहुत अहम होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो मुझे जानकारी दी गई, अगले 4 घंटे में बहुत संभव है कि यहां से सारा मलबा टनल से हटा लिया जाए, जिससे यह साफ हो जाएगा कि अंदर जो लोग 35 फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जा सकता है या नहीं। वो मलबा हटने के बाद नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि इसके आगे भी टनल काफी गहरी है। लेकिन इनसे संपर्क होने की सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो अगले 50 मीटर में ही है। और तीसरी बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कल भी यहां पर आए थे, रात्रि विश्राम उन्होंने यहीं पर किया है। जो मुझे जानकारी है कि वो आईटीबीपी का जो अस्पताल है जो जोशीमठ में है, जहां पर घायलों का इलाज हो रहा है, उनसे मिलने के लिए वो जा सकते हैं। वो रास्ते में है, संभवतः वो वहां पर पहुंच चुके होंगे। अस्पताल में जाकर वो घायलों से मिल रहे हैं। और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने कल आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के साथ एक मीटिंग की थी ताकि सामंजस्य बना रहे। हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट सभी दे दिया गया है। खोजी कुत्ते यहां पर मौजूद हैं ताकि जैसे ही पता लगे कि कोई इंसान के साथ संपर्क हो पा रहा है, कोई इंसान यहां पर फंसा हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। इन 3 बड़े अपडेट के साथ जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कल जी न्यूज पर कहा, एक्सक्लूसिव जानकारी वो ये कि जिसे हम ग्लेशियर टूटने से आई आपदा मान रहे हैं, दरअसल वो पिछले 2-4 दिनों में हुई बर्फबारी और चट्टान का नीचे खिसकना, जिससे सकरी घाटी में अचानक से पानी का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे यह नुकसान हुआ, ना कि ग्लेशियर टूटने से यह नुकसान हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। हालांकि अभी आगे और इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस
बहुत अहम रोल अदा करेंगी। 6 फरवरी से पहले की सैटेलाइट इमेज और 7 फरवरी के बाद की सैटेलाइट इमेज, जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्लेशियर टूटा होगा या फिर चट्टान के साथ बर्फ खिसक कर नीचे आई और ये आपदा आई। देखिए रिपोर्ट। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हे भगवान। रविवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भी हुआ वो कुछ 2013 के केदारनाथ त्रासदी जैसा ही था। बस गनीमत इतनी थी कि यह आपदा 8 साल पहले जितनी महाविनाशकारी साबित नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ के रैणी गांव में यह हादसा हुआ तो कैसे? क्या जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा? क्या ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा? क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जोशीमठ में आपदा आई? दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ आपदा के पीछे नंदा देवी ग्लेशियर का टूटकर गिरना है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर वास्तव में ठोस बर्फ का विशालकाय आकार होता है। हर साल बर्फबारी के बाद जब बर्फ की कई लेयर एक साथ बड़े आकार में जमती जाती हैं, उसी ठोस जमे हुए बर्फ को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर का आकार एक फुटबॉल मैदान या उससे भी बड़ा हो सकता है। ग्लेशियर 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर या घाटी ग्लेशियर जो समंदर में होते हैं, जबकि दूसरा है पहाड़ी ग्लेशियर। सबसे पहले एनिमेशन से जोशीमठ आपदा की असली वजह समझिए। जोशीमठ में रैणी गांव के पास ऊंची पहाड़ियों पर कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी, जिससे पहाड़ी पर काफी बर्फ इकट्ठा हो गई थी। यही जमी हुई बर्फ पहाड़ से सरक गई और ऋषि गंगा नदी में जा गिरी। यह बर्फ लाखों मीट्रिक टन में थी, जिसके पानी में गिरने के बाद सैलाब की लहरें उठी। यानी जोशीमठ में एवलांच आया, जिसे हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं। इसी हिमस्खलन का मलबा जब ऋषि गंगा नदी में गिरा तो भयंकर सैलाब आ गया। बेसिकली यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस साल जो हम लोग सैटेलाइट का अध्ययन करने पे जो पता चल रहा है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई है। और अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर खड़ी ढालें होती है, तो अगर किसी भी खड़ी ढाल पे आप किसी भारी चीज़ को रखेंगे तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ खिसकेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है अधिक बर्फबारी के कारण जो है इस बार मास ऑफ स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो ग्रेविटी के कारण पिघल के आया। तो इसका जो है फिसल कर आया है, पिघलने की जगह वो फिसला है और नीचे की तरफ आया है। यानी ग्लेशियर टूटकर गिरने का दावा पूरी तरह से झूठा है। जो बात वैज्ञानिक कह रहे हैं, ठीक वही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दोहराई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक जिस जगह यह आपदा आई वहां कोई ग्लेशियर था ही नहीं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहाड़ पर जमी बर्फ एक साथ नदी में गिर गई, जिससे जोशीमठ में हादसा हो गया। जो लोग एक संभावना थी कि ये ग्लेशियर टूटा है, तो एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पहले से कोई भी ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद नहीं है। 2-3 दिन में जो बर्फबारी हुई है वो बर्फ नीचे स्लिप हुआ है, और बर्फ के स्लिप होने का कारण ये है कि जो टिगर पॉइंट जो है, जो टॉप पर जो पॉइंट है वहाँ पर कोई स्लाइड हुआ है, क्योंकि वो चट्टान है, पहाड़ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो चट्टान खिसकने की वजह से
और ये लाखों मीट्रिक टन बर्फ एक साथ स्लिप हुआ है। घाटी बहुत पतली है, बहुत संकरी है और इसके कारण वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। अब सवाल उठता है कि पहाड़ पर तो हर साल बर्फ पड़ती है, तो इस बार बर्फ क्यों और कैसे सरक गई? जिस पहाड़ पर हिमस्खलन की घटना हुई वो बेहद खड़ी ढाल वाला पहाड़ है, और तो और इस इलाके में बर्फबारी भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ से बर्फ सरक कर नीचे नदी में आ गिरी। जी न्यूज ने भूगर्भ वैज्ञानिक से बात की तो पता चला कि ग्लेशियर टूटने की घटना इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि जोशीमठ और उसके आसपास का तापमान सुबह और रात के वक्त माइनस में दर्ज किया जा रहा है। जो हम देख रहे हैं कि इस जगह का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के नीचे ही है, तो मुझे लगता है कि तत्काल में जो भी अभी हुई है वो मास ऑफ ग्लेशियर के कारण ही मूवमेंट हुआ है। मास ऑफ ग्लेशियर एंड हाई स्लोप के डिग्री ऑफ स्लोप के कारण हुआ है। जोशीमठ की समुद्री तल से ऊंचाई 6150 फीट है, जबकि नंदा देवी ग्लेशियर की ऊंचाई 7150 फीट है। यानी दोनों जगहों की ऊंचाई में 1000 फीट का अंतर है। ऐसे में जोशीमठ आपदा के पीछे ग्लेशियर टूटने या फिर पिघलने का जो दावा किया जा रहा है, वैज्ञानिक उस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। चमोली से मनीष शुक्ला और दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड हादसे के 46 घंटे बाद ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम लगातार मौजूद है और आप तक हम हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त के 3 बड़े अपडेट जल्दी से आपको बता दें। अगले 4 घंटे में टनल को मलबे से बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, इस बात की जानकारी दी जा रही है। अगले 4 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। कुछ और मशीनें, कुछ और इक्विपमेंट लगाए गए हैं ताकि मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके तपोवन टनल से। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 35 लोग जो टनल के भीतर हैं उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आईटीबीपी के जोशीमठ में जो अस्पताल है वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री की बात सुनवाते हैं, फिर मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो लखीमपुर खीरी से यहां पहुंचे हैं घटनास्थल पर, क्योंकि उनके गांव के 7 लोग इस हादसे के बाद लापता हैं। पहले सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों के हौसले की तारीफ तो हो रही है जो मौत को मात देकर जिन्होंने जिंदगी पाई है, उनकी बात हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है जिनके अपने गांव वाले इस हादसे के बाद लापता हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं। यहां घटनास्थल पर मौजूद है वकील भारती, लखीमपुर खीरी से यहां पर आए हैं। और क्यों आए हैं ये उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। क्यों यहां पर आए हैं आप? सर, अपने आदमियों को ढूंढने के लिए आए हैं, जिनका नाम हीरालाल है, सूरज है, अर्जुन, बिमलेश, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, जो हमारे लखीमपुर जिले निघासन ब्लॉक के हैं। और यहाँ से ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए। लोगों ने देखा कि ये टर्मिनल में फंसे हुए हैं, वहाँ से आवाज़ भी दी उन्होंने। इसके बाद देखते वो चिल्लाते रह गए, सब उसी में दब गए। कितने लोग थे आपके गांव के और कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? ये टर्मिनल में ही काम कर रहे थे, तपोवन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो डैम अभी हम बहता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, जिस टनल में लोग फंसे हुए। तो क्या आपको ये जानकारी है कि 7 में से एक लोग एक जो शख्स है वो मिल गया? 6 लोग अभी लापता हैं। क्या वो टनल में है या वो मलबे में दब गए? क्या इसकी कोई जानकारी आप तक दी गई? में सर, इसी टर्मिनल में ही है। टनल में फंसे हुए हैं सारे। क्या हुआ था, क्या बताया गया आपको? सर, वहीं पे काम कर रहे थे, इसके बाद आवाज़ आई इधर से, तो लोगों ने चिल्लाया, देखा कोई बात हो गई। तो जैसे आवाज़ देते रहे तब तक मलबा आ ही गया, उसी में दब गए। चिल्लाते रहे, देखते रहे कि हमारे आदमी डूब गए। उसी में जब दोबारा पट गए और तब पटने के बाद उसके बाद हल्ला होता रहा, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने, एनडीआरएफ ने टीम ने देखा भी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आखिरी बार संपर्क कब हुआ था उनसे? आखिरी बार संपर्क कल हुआ था, उसी दिन, जिस दिन 7 फरवरी को सुबह। इसके बाद 11 बजे आया है ये। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ किसी अधिकारी से आप मिले, कोई जानकारी आपको दी गई? सर, ठेकेदार से मिले थे, तो ठेकेदार ने कहा कि काम चल रहा है, देखो कुछ किया जाएगा। तो सर, यहाँ का जिस जगह पे दबे हुए हैं वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है।
ठीक, मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस बात का जिक्र ये कर रहे हैं कि मलबे में अभी कोई काम नहीं चल रहा। ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति है। टनल से लोगों को निकालने के लिए तो काम चल रहा है। मैं जल्दी से आपको धौली गंगा का प्रवाह दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ये जो पानी का स्तर इस वक्त आपको दिख रहा है, दरअसल ये यहां से 25 से 40 फीट नीचे था। ये 25 से 40 फीट नीचे था। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये स्तर, यहां पर 25 से 40 फीट मलबा जमा हुआ है। इस मलबे के भीतर भी कई लोग हो सकते हैं, कई लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। जहां आपको धौली गंगा इस वक्त बहती नजर आ रही है, जहां आपको यह बर्बाद हुआ डैम नजर आ रहा है, दरअसल यहां से जो जमीन का स्तर है, जो पानी का स्तर है, वो 25 से 40 फीट नीचे था 7 फरवरी 10:30 बजे से पहले, और 25 से 40 फीट यहां पर मलबा जमा हो गया है। इस मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। उनके बारे में कब जानकारी मिलेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी प्राथमिकता है टनल जिसमें 35 लोग फंसे हुए हैं। उन 35 लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, फिलहाल कोशिश यह है। आईटीबीपी के हिमवीर जो पिछले कई घंटों से रेस्क्यू में लगे हुए हैं, उन्हें नई मशीनें दी गई हैं, हैवी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, खोजी कुत्ते दिए गए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंचा जा सके, उस मौत की सुरंग से जिंदगी को निकाला जा सके, उन लोगों की जान बचाई जा सके। और साथ ही आपको आगे एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से यह कहा जा रहा है कि ग्लेशियर के टूटने से नहीं बल्कि चट्टान और बर्फ के गिरने से यह आपदा आई। उन लोगों की बात भी आपको सुनवाते हैं जिन्होंने मौत को मात दी और जिंदगी वापस पाई। धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। ये उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आई त्रासदी के निशान है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तपोवन के मुख्य सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी के जवानों ने रविवार दोपहर से ही टनल में रेस्क्यू शुरू कर दिया था। रविवार को आईटीबीपी के जवानों ने एक शख्स को टनल से बाहर निकाला था। बाहर निकलते ही उस शख्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। मौत के मुंह से निकलने के बाद इस शख्स ने बद्री विशाल का जयकारा भी लगाया था। आपको मिलवाते हैं इनसे। ये हैं वीरेंद्र कुमार गौतम। अस्पताल के बिस्तर पर इलाज करवा रहे वीरेंद्र कुमार की इन्हीं तस्वीरों ने राहत और बचाव के काम में लगे लोगों में जोश भर दिया था। आगे जाके देखा तो तुरंत बहुत जबरदस्त फ्लाइट आ रहा उधर से। तो फ्लाइट आया तो मैंने सारे लड़कों को बोला कि अब बादल फट चुका है और ये तबाही हो गई है। सब लोग जैसे भी हो, जो सेंटर में सरिये हैं उनको पकड़ के सब लोग धीरे धीरे, जैसे फ्लैट बढ़ता जाएगा हम लोग धीरे धीरे ऊपर को चलेंगे। तो सरियों के द्वारा हम लोग टॉप लेवल तक पहुंचे तो अचानक फ्लैट रुक गया। तो करीब 3 मीटर करीब पानी बढ़ने के बाद सेंटर में हमारा करीब 1 मीटर बचा था। उस लेवल पे हम लोगों को सारी टीम को रखा और सबको हिम्मत बनाया कि आप लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम लोग किसी भी तरीके से बाहर जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने 350 मीटर उस सरियों की सहायता से उस रनिंग को 350 मीटर बाहर आए। तो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश डिमी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग सेफ हैं। बोले हम 12 आदमी हैं, 12 के 12 सेफ हैं, आप टेंशन मत रखो। मैं अभी तुरंत हमारी रेस्क्यू टीम आईटीबीपी के जवान लोग पहुंच रहे हैं और आपके पास पहुंच गए। तो सर हमको आईटीबीपी के जवानों ने करीब आधा घंटे के अंदर हमारा पोर्टल तोड़ के हमको तुरंत बाहर निकाला। खुशी से वीरेंद्र कुमार की आंखें भर आईं, लेकिन इस तबाही के कुछ ऐसे गवाह भी हैं जिन्होंने मौत को करीब से देखा है। हमारे साथ इस वक्त 12 ऐसे लोग हैं जिनको आईटीबीपी ने बचाया है रेस्क्यू ऑपरेशन करके। आप ये कह सकते हैं ये लकी हैं, काफ़ी खुशकिस्मत हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार तपोवन के जिस टनल में लोग मिसिंग हैं, तपोवन के पूरे इस इलाके में मिसिंग हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये राजीव कुमार हैं, जोशीमठ के रहने वाले हैं। इन्होंने सैलाब को अपनी आंखों से देखा है। रोज की तरह कल भी ये तपोवन सुरंग में काम कर रहे थे। जहां से सुरंग शुरू होती है ये वहां से 300 मीटर की दूरी पर थे। तभी अचानक आवाज आई भागो।
सुनिए इसके बाद इन्होंने क्या देखा। हाँ, उम्मीद तो नहीं थी, पर ये था कि मतलब जैसे हम चढ़ते चढ़ते गए, जैसे बाकी लोगों ने बोला सेम वैसे ही हुआ। तो हमने डायरेक्ट मतलब फ़ोन किया, तो फ़ोन सीधे जीएम साहब को लगा, हमारे डिमरी सर को। तो सर ने सीधा आईटीबीपी हमारी जो फोर्स है उसको बुलाया। तो आईटीबीपी जैसे फोर्स आए तो फटाफट उन्होंने आधा घंटे में हमको रेस्क्यू की मदद से निकाल लिया था। आपने इतना जब पानी का तेज भराव आया, मलबा आया, आपने इससे पहले कभी इस तरह देखा था? इससे पहले कभी नहीं, खाली एक मूवी में देखा था, हॉलीवुड मूवी में ये फिल्म। तो हमारे जब दृश्य दिखाई दिया सामने पे, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। हम उम्मीद की किरण खो चुके थे हम, फिर भी ऐसा लगा कि यार क्या होगा क्या होगा। तपोवन में जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हर तरफ तबाही की दर्दनाक तस्वीरें हैं। कई लोगों की जान बचा ली गई है, तो कई ऐसे भी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं। सैलाब ने तपोवन के बांध को जरूर तोड़ दिया, लेकिन लोगों की उम्मीदों का बांध कायम है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, तपोवन, चमोली। और जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर में बैठकर जायजा लेते हुए इस पूरे इलाके का, जहां पर आपदा के बाद नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपदा के बाद हालात का जायजा लेते हुए किस तरीके से ऋषिगंगा और धौलीगंगा के प्रवाह में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और तपोवन प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आसपास के करीब 11 गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है, कई पुल बह गए हैं। उन लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पूरे इलाके में कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, टनल में फंसे हुए लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा और जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज कैसे मुहैया कराया जाएगा, ये सारी जानकारियां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा रही हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे इलाके की एरियल मॉनिटरिंग इस वक्त वो कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि यहां से आगे अब इन हालात का सामना कैसे करना है, इससे कैसे निपटना है। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम भी मौजूद है। यहां से हम भी आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 46 घंटे बाद आपदा के हालात क्या हैं, कहां कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी, जब वो हालात का जायजा लेने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के साथ एक मीटिंग की थी। उसका मकसद यह था कि सामंजस्य बना रहे सभी टीमों के बीच। जो हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, खोजी कुत्ते, ये सभी इन टीमों को दिए जा रहे हैं, उसे किस तरीके से इस्तेमाल करके टनल के भीतर फंसे हुए लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना है, ये कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इन तमाम टीमों के बीच कैसे सामंजस्य बने, मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेकर इस बात को सुनिश्चित किया। रात्रि विश्राम यहीं पर किया। आईटीबीपी का जो जोशीमठ का अस्पताल है वहां वो पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया और अब हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल मॉनिटरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन हालात का सामना कैसे करना है, नुकसान कितना हुआ है, कहां हुआ है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई क्या करनी है, वो जायजा ले रहे हैं। अब आपको जरा बात सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का और अपर्णा कुमार जो कि डीआईजी हैं आईटीबीपी देहरादून की, किस तरीके से रेस्क्यू चलाया गया और अब अगले कितने घंटे जब मलबा हटाकर टनल को क्लियर कर लिया जाएगा। सुनिए। से वो ये है, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, अभी टनल खुली नहीं है, कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं, आगे अभी काम जारी है। अभी आज का क्या रहेगा सर? आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने साफ तौर पर कहा कि रात भर मलबा हटाने का काम चलता रहा, लेकिन 35 लोगों से संपर्क अभी नहीं हो पाया जो टनल में फंसे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट डीजीपी की तरफ से कहा गया है, अगले 3 से 4 घंटे दोपहर तक टनल को साफ कर दिया जाएगा, मलबा हटा दिया जाएगा, यानी कि उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रयास सबसे बड़ी टनल में हो रहा है वो संभवतः पूरा हो जाएगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपदा के 47 घंटे बाद यहां का हाल क्या है, पल पल की लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।